बेटे आज बेहतरीन टॉपिक करेंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को समझने के लिए पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा। इसके ऊपर हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है AS 21। इसमें हमें दो बातें समझनी है। एक, होल्डिंग कंपनी क्या होता है, दो, सब्सिडरी कंपनी क्या होता है। दो बातें समझनी है। एक, होल्डिंग कंपनी क्या होता है, दो, सब्सिडरी कंपनी क्या होता है। होल्डिंग कंपनी को आप कह सकते हो पापा कंपनी, बाप कंपनी, और सब्सिडरी कंपनी को आप कह सकते हो बेटा कंपनी, बच्चा कंपनी। अब इसको एक एग्जांपल से समझो आप। अगर A लिमिटेड के पास B लिमिटेड कंपनी के 60% शेयर्स हैं, यानी अगर किसी कंपनी के पास मेजॉरिटी शेयर्स हो, क्या हो, मेजॉरिटी शेयर्स, तो वो कंपनी बन जाती है होल्डिंग कंपनी और दूसरी कंपनी कहलाती है सब्सिडरी कंपनी। यानी अगर A लिमिटेड के पास B लिमिटेड के 50% से ज्यादा शेयर हो तो A लिमिटेड हो गई होल्डिंग कंपनी और B लिमिटेड हो गई सब्सिडरी कंपनी। ठीक। अब AS 21 ये कहता है कि A लिमिटेड जो है अपनी बैलेंस शीट बनाएगी, B लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट बनाएगी, पर A लिमिटेड को एक बैलेंस शीट ऐसी बनानी पड़ेगी, एक P&L ऐसा बनाना पड़ेगा जो A लिमिटेड और B लिमिटेड टुगेदर का कंबाइंड होगा। यानी A लिमिटेड की अपनी बैलेंस शीट होगी, थीम समझो ना, इसकी अपनी बैलेंस शीट होगी, अपनी P&L एंड बैलेंस शीट होगी, किसकी, A लिमिटेड की, B लिमिटेड की अपनी P&L और बैलेंस शीट होगी, और एक इनको टुगेदर जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और P&L बनाना होगा। तो समझ गया। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हो A लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है वो पापा की बैलेंस शीट है, B लिमिटेड की जो बैलेंस शीट है वो बेटे की बैलेंस शीट है, और जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है वो फैमिली की बैलेंस शीट है। कैसा लगा? यानी कंसोलिडेशन ऑफ बैलेंस शीट में हम जो कंपनीज होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप रखती हैं, क्या रखती हैं बेटे, होल्डिंग और सब्सिडरी का। होल्डिंग कंपनी कौन सी हो गई, पापा कंपनी। A लिमिटेड क्या हो गई, होल्डिंग, जिसके पास क्या है, मेजॉरिटी शेयर्स है। तो जो कंपनी होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप रखती है उन कंपनियों को एक कंबाइंड बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। अर्थात जो बेटा कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट को होल्डिंग कंपनी में हम मर्ज कर देते हैं और उस बैलेंस शीट को बोलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है और कंसोलिडेटेड P&L भी बनाना पड़ता है, यानी दोनों चीजें बनानी पड़ती है। बताइए कैसा लगा, क्लियर? आइए अब इस चीज की यहां चर्चा करेंगे। मैंने यहां पर एग्जांपल दिया है, होल्डिंग कंपनी, बाप कंपनी, इट इज दैट कंपनी विच होल्ड्स मोर देन 50% शेयर्स इन अदर कंपनी। सब्सिडरी कंपनी, बच्चा कंपनी, it is that company whose more than 50% shares are held by some other company. Example, A holds 60% shares of B, then A is holding company and B is subsidiary company. Clear? अब प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, इसको समझिए जरा।
समझे? अब प्री एंड प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन कंपनी का मतलब समझाता हूं, ध्यान से सुनो। दिस कॉन्सेप्ट देखो समझो, जैसे प्री का मतलब होता है सपोज डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स है 1 जुलाई 2013, राइट। अब इसका मतलब यह हुआ, जैसे आप समझो हमारी बैलेंस शीट खत्म हुई 31 मार्च 2013 को, और अगली बैलेंस शीट कब बनी? 31 मार्च 2014 को, ठीक है। अब समझो बैलेंस इन रिजर्व्स, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पहले समझो बैलेंस इन रिजर्व्स। ये मैं बता रहा हूं डिटेल्स ऑफ एस लिमिटेड। हमारी पढ़ाई के लिए ना हम क्या करेंगे, एस लिमिटेड यूज करेंगे सब्सिडरी के लिए और एच लिमिटेड यूज करेंगे होल्डिंग के लिए। अब मान लो 31 मार्च 2013 को बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स थे उनका बैलेंस था यहां पर 10 लाख, और जो 31 मार्च 2014 की बैलेंस शीट है उनके जो रिजर्व्स थे उनका बैलेंस था 12 लाख। अब सोचो 31 मार्च 2013 को बैलेंस शीट में रिजर्व था 10 लाख, 31 मार्च 2014 को बैलेंस शीट में रिजर्व हो गया 12 लाख। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट है फॉर 2013 2014 का 2 लाख नहीं हो गया? दिमाग लगाओ भाई, 31 मार्च 2013 को मेरे रिजर्व थे 10 लाख और एक साल बाद ये बढ़ के हो गए 14 लाख, तो बाकी 2 लाख कहां से आए? हमने कमाए। तो जो पूरे साल का प्रॉफिट है वो हो गया 2 लाख। यहां तक क्लियर? अब आप ये देखो कि जो होल्डिंग कंपनी है उसने सब्सिडरी कंपनी में शेयर्स खरीदे हैं 1 जुलाई 2013 को। तो जो प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय subsidiary company till date of acquisition, DOA क्या होगा? Date of acquisition, that is 1/7/2013 are pre-acquisition profits. Profits earned by subsidiary after date of acquisition, that is 1/7/2013 are post acquisition profit. तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमें क्या सीखना चाहिए
कि भाई प्री एक्विजिशन प्रॉफिट क्या है और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट क्या है। तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जो सब्सिडरी ने डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले कमाया है, और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं जो सब्सिडरी ने डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद कमाए। यानी आज हमारे यानी सब्सिडरी के जो टोटल प्रॉफिट्स हैं वो कितने हैं, 12 लाख, और इसमें से जो उसने इस पीरियड के इधर कमाए हैं वो क्या हो जाएंगे, प्री, और जो इस पीरियड के इधर कमाए हैं वो क्या हो जाएंगे, पोस्ट। तो ध्यान से सोचो, आज हमारा प्रॉफिट है 12 लाख बैलेंस रिजर्व्स का, एक साल पहले था 10 लाख, ये सारा तो प्री हो गया, और 2 लाख जो हमने इस साल कमाया है इसका कुछ हिस्सा प्री हो जाएगा और कुछ हिस्सा पोस्ट हो जाएगा। सोचो 2 लाख रुपए जो है इस साल कमाए, तो ये प्लस 2 लाख करोगे तभी तो 12 लाख आएगा, इसका कुछ हिस्सा प्री हो जाएगा, कुछ हिस्सा पोस्ट हो जाएगा। दिमाग लगाओ, अब प्री कौन सा हो जाएगा, 2 लाख का अब साल होता है 12 महीने का, अप्रैल मई जून, 1 अप्रैल से नया साल शुरू हुआ, 1 जुलाई तक 3 महीने हुए, तो 2 लाख का जो 3 महीने का प्रॉफिट होगा यानी 50,000, 2 लाख का जो 3 महीने का प्रॉफिट होगा यानी 50,000 वो प्री हो जाएगा, और 2 लाख का जो 9 महीने का प्रॉफिट होगा यानी 1.5 लाख वो पोस्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब जो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है वो क्या हो गया, 10 लाख जमा 50,000 इज इक्वल टू 10,50,000, और जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है वो हो गए 1.5 लाख। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इस चीज को समझना होता है कि जब होल्डिंग कंपनी किसी सब कंपनी को अपना बच्चा बना लेती है, सब्सिडरी बना लेती है, तो सबसे पहले वो ये देखती है कि उसकी बैलेंस शीट में कितने प्रॉफिट है। इस क्वेश्चन के अनुसार उसकी बैलेंस शीट में 31 मार्च 2014 को 12 लाख के प्रॉफिट है। फिर वे पता लगाती है इस 12 लाख में से कितना प्रॉफिट प्री एक्विजिशन है, अर्थात जिस डेट को उसने शेयर खरीदे उससे पहले का, और कितना प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन है, अर्थात जिस डेट को उसने शेयर खरीदे उसके बाद का। तो सबसे पहली चीज क्या होती है, प्री और पोस्ट प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट समझना। आइए एक बार पढ़ के देखते हैं। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स आर दोज प्रॉफिट्स which are earned by subsidiary company before becoming subsidiary company of the holding company. These are known as capital profits. These are the paya profits. यानी ये वो प्रॉफिट है जो होल्डिंग कंपनी ने जिस डेट को शेयर खरीदे थे उस डेट तक सब्सिडरी कंपनी ने कितने कमा लिए थे, उन प्रॉफिट्स को हम प्री बोलते हैं। प्री का मतलब होता है पाया प्रॉफिट, ये प्रॉफिट हमको मिला है, होल्डिंग कंपनी को ये प्रॉफिट मिला है, क्योंकि अभी तो उसने उसको अपना बच्चा बनाया है ना, आज से पहले तो उससे कोई लेना देना नहीं था। आज उसने उसके शेयर खरीदे, 1 जुलाई 2013 को होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी के शेयर खरीदे, और होल्डिंग कंपनी ने कहा मैं तेरी पापा हो गई, तू मेरी बेटा हो गई। अब सब्सिडरी कंपनी ने 1 जुलाई 2013 तक जितना प्रॉफिट कमाया है वो हो जाएगा प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कमाया, पाया प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट मैंने कमाया थोड़ी, मैं होल्डिंग हूं तो आप सब्सिडरी हो, वो प्रॉफिट मैंने कमाया थोड़ी है, वो तो मैंने तुम्हें जब अपनी सब्सिडरी बनाया तब तक तुम कमा चुके थे, वो तो मुझे जस्ट मिल गए ना। तो ये कौन सा प्रॉफिट हुआ, पाया। कमाया कौन सा होता है, जो आप यानी सब्सिडरी मेरी सब्सिडरी बनने के बाद कमाएगी। अब 1 जुलाई 2013 को आप मेरे बच्चे बन गए, अब आप मेरी सुपरविजन में काम करोगे, अब आप जितना भी प्रॉफिट कमाओगे वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होगा, और उसको मैं बोलूंगा रेवेन्यू प्रॉफिट, वो मैंने कमाया है। क्यों? क्योंकि तुम मेरे बच्चे बन गए और मेरे कंट्रोल के अंदर काम कर रहे, इसलिए वो मैंने कमाया है। तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स पहले बताया था प्री, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स are those profits which are earned by subsidiary after becoming subsidiary of the holding company. These are known as
रेवेन्यू प्रॉफिट्स, दीज आर कमाया प्रॉफिट्स। हो गया क्लियर? और एक क्वेश्चन और देता हूं छोटा सा, इसे करो। क्वेश्चन, डेट ऑफ बैलेंस शीट 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014, P&L जनरल रिजर्व्स 10 लाख इस तारीख को, 5 लाख, टोटल 15 लाख इस तारीख को, 12 लाख, 6 लाख, 18 लाख, ये हो गया। ऑन 1/9 या 1/10 कर दो, 1/10, 1/10 ठीक लग रहा है, 1/9, चलो 1/9 करो। ऑन 1/9/2013 H लिमिटेड acquired 70% इक्विटी शेयर्स ऑफ S लिमिटेड। होल्डिंग कंपनी बनने के लिए हमें दूसरी कंपनी के इक्विटी शेयर खरीदने पड़ते हैं 50% से ज्यादा। फाइंड प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, बताइए क्या हो। अब आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूं, आप ट्राई करो, ठीक है ना? 2 मिनट दे रहा हूं, फिर मैं करके दिखाऊंगा, आप ट्राई करो। हाँ जी, ट्राई कर लिया। करे? चलिए अब मैं करता हूं। देखिए अब ये हो गया 31 मार्च 2013 ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी 31 मार्च 2014 और डेट ऑफ एक्विजिशन हो गई 1 सितंबर 2013। तो ये वाले कितने महीने हो गए? देखो ये महीने कितने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 मंथ्स। और ये वाले कितने हो गए? 7 मंथ्स। हाँ कि ना? अब हम निकालेंगे प्री। अब हम कैसे करेंगे? बड़ा मैं प्यार से करा रहा हूं, आपको अच्छी चीज समझ में आए। अब लिखेंगे, पहले निकालते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। क्या निकालते हैं? डिटर्मिनेशन ऑफ करंट ईयर, दैट इज 2013-2014 प्रॉफिट। ठीक। बैलेंस इन रिजर्व्स एज ऑन 31/3/2014,
18 लाख। 31/3/2014 को रिजर्व्स में बैलेंस क्या था? 18,000 माइनस एज ऑन 31/3/2013, एक साल पहले कितना था? 15 लाख। आज हमारा P&L 18 लाख है, एक साल पहले 15 लाख था, तो करंट ईयर प्रॉफिट कितने हो गए? 2013 से 2014 में 3 लाख। कैसा लगा? अब प्री पोस्ट अप टू 1/9/13, आफ्टर 1/9/13, अब ओपनिंग बैलेंस दैट इज रिजर्व्स एज ऑन 31/3/2013। ये तो सारा का सारा प्री में चला जाएगा, 15 लाख रुपए। प्रॉफिट फॉर करंट ईयर वो कितने? 3 लाख। अब इस 3 लाख में 5 महीने प्री के और 7 महीने पोस्ट के, तो 5:7 में बांट दीजिए। कैलकुलेटर में करते हैं। 3 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5, 1,25,000 हो गया प्री का, और 7 से कर दीजिए 1,75,000 हो गया पोस्ट का। ठीक, तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितने हो गए? प्रॉफिट्स प्री एक्विजिशन हो गए 16,25,000 और पोस्ट एक्विजिशन हो गए 1,75,000। तो जो हमारा बैलेंस शीट में प्रॉफिट 18 लाख, उसमें से 16,25,000 हो गए प्री और 1,75,000 हो गए पोस्ट। बताइए कैसा लगा है? मजा आ गया? तो प्री और पोस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। प्री पोस्ट क्यों करते हैं? ये जानने के लिए कि होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडरी कंपनी से क्या पाया है और क्या कमाया। कमाया मतलब मेहनत करना, पाया मतलब मिल जाना। क्या पाया है और क्या कमाया है? क्या पाया है, क्या कमाया है? इस क्वेश्चन में होल्डिंग कंपनी ने जब सब्सिडरी कंपनी को अपना बच्चा बनाया, उस तारीख तक अर्थात 1 सितंबर 2013 तक सब्सिडरी कंपनी 16,25,000 रुपए कमा चुकी थी। तो 16,25,000 होल्डिंग कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट हो गए, पाया प्रॉफिट। उसके बाद सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग कंपनी के सुपरविजन के अंदर मेहनत करी, होल्डिंग कंपनी ने भी मेहनत करी और सब्सिडरी कंपनी ने कमाया 1,75,000। तो होल्डिंग कंपनी के लिए ये प्रॉफिट हो गए रेवेन्यू प्रॉफिट, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, मेहनत से कमाए हैं। कैसा लगा? मजा आ गया? तो कोई पूछे भाई प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कौन से होते हैं? आप कहो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स वो प्रॉफिट्स होते हैं जो सब्सिडरी कंपनी ने सब्सिडरी बनने से पहले कमाए हैं। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कौन से होते हैं? सब्सिडरी कंपनी ने जो प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी बनने के बाद कमाए होते हैं वो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट होते हैं। होल्डिंग कंपनी के लिए इन प्रॉफिट्स का क्या सिग्निफिकेंस है? प्री एक्विजिशन प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट होते हैं, वो जस्ट उन्होंने पाए हैं। होल्डिंग कंपनी के लिए पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स रेवेन्यू प्रॉफिट होते हैं, वो उन्होंने कमाए हैं। ये $1 मिलियन दोनों का डिफरेंस है। बताइए कैसा लगा? राइट? तो हमने क्या क्या सीखा? एक, होल्डिंग कंपनी क्या होती है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। दो, डेट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है। डेट ऑफ एक्विजिशन वो डेट है जिस डेट को होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को अपना बच्चा बना लेती है, अर्थात उसके मेजॉरिटी शेयर ले लेती है। फिर हमने सीखा होल्डिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सिडरी कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं उसमें प्री एक्विजिशन कैसे निकलता है और पोस्ट एक्विजिशन कैसे निकलता है। फिर हमने सीखा प्री एक्विजिशन का नेचर क्या है, ये प्रॉफिट्स हमने पाए हैं। पोस्ट एक्विजिशन का नेचर क्या है, ये प्रॉफिट्स होल्डिंग ने कमाए हैं। तो नेचर भी समझ लिया, कैलकुलेशन भी समझ लिया, सब बातें समझ ली। बताइए कैसा लगा?
क्लियर? थम्स अप, लॉक कर दे।